विधि व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है और ख़ास उसके साथ ही समाज पे भी उंगली उठाया जाता है कि आज के इस प्रोग्रेसिव समाज में भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। ये कहीं न कहीं हम लोग पूरे जितनी बड़ी बात कर लें, पूरे विकास के पहिए को सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाता है। सिविल सोसाइटी सब लोग करें और ऐसे मामलों से पार्टियां राजनीति न करें। राजनीतिक पार्टियां केवल लोगों को, जात में गरीबी को एक वोट बैंक के रूप में देखती है। वोट बैंक के रूप में देखती है, इसलिए राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण न करके ऐसे चीज़ों को सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था के रूप में देखे, समाज आगे आए कि ऐसा चीज़ ना हो, इससे बचे। सामाजिक पहलू कि समाज में इतनी कटुता, इतनी विद्वेष कैसे फैल रही है कि आज भी मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन इस समय जो है विधानसभा चुनाव की चर्चा खूब है। एक बात की चर्चा है, विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा, इसकी भी सुगबुगाहट तेज है। तो वहीं कल मोदी कैबिनेट में जो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राज्य एक चुनाव, इसको लेकर जो है अब काफ़ी बातें भी छिड़ गई हैं मोदी कैबिनेट में और मंजूरी मिल गई और विंटर शीत सत्र में इसको प्रस्तुत किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर विपक्ष जहां हमलावर है, वहीं कल नवादा में देर रात जिस तरीके से घटना हुई, इस पर भी विपक्ष हमलावर है और ये कह रहा है कि एनडीए के राज में तो यही होता है। तमाम मुद्दों पर राय लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सर हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ इन्हें कहा जाता है। सर से बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले तो नवादा में जिस तरीके की घटना हुई और इस पर जो है दलितों की बस्ती में कुछ लोग गए और 50 से 60 घर उन्होंने जला दिए। देखिए, नवादा में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है और ये एक कहीं न कहीं सरकार के विधि व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है और ख़ास उसके साथ ही समाज पे भी उंगली उठाया जाता है कि आज के इस प्रोग्रेसिव समाज में भी दलितों पर अत्याचार होते हैं। ये कहीं न कहीं हम लोग पूरे जितनी बड़ी बात कर लें, पूरे विकास के पहिए को सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाता है। तो इसके तो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सरकार को अपनी विश्वसनीयता हासिल करनी होगी कि कैसे वो न्याय दिलाते हैं और दोषी को कठोरतम कार्रवाई करें कि एक को सज़ा 100 को सीख के तर्ज पर कार्रवाई करें कि भविष्य में कोई इस घटने की पुनरावृत्ति करने की कोशिश न करे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये देखना है कि ऐसा करने के पहले कहीं न कहीं सत्ता का और सरकार का हनक कम हुआ है। विधि व्यवस्था के लिए जो विकास पुरुष और सुशासन बाबू जाने जाते थे, कहीं न कहीं उनके इम्प्रेशन, रेपुटेशन पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसलिए उन्हें इस बात पे खरा उतरना होगा कि अगर जनता ने उन्हें सुशासन बाबू का अगर तमगा दिया है तो सुशासन करके दिखाएं। ऐसी चीज़ें होना में, एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो प्रश्न ही, दूसरा मैंने कहा कि इसके सामाजिक पहलू कि समाज में इतनी कटुता, इतनी विद्वेष कैसे फैल रही है कि आज भी मजलूमों पर अत्याचार हो रहा है। इन सब बातों को मिलकर के देखना होगा और इसमें हम लोग केवल सरकार, सिविल सोसाइटी सब लोग करें और ऐसे मामलों से पार्टियां राजनीति न करें। राजनीतिक पार्टियां केवल लोगों को, जात में गरीबी को एक वोट बैंक के रूप में देखती है। वोट बैंक के रूप में देखती है, इसलिए राजनीतिकरण होता है। राजनीतिकरण न करके ऐसे चीज़ों को सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था के रूप में देखे, समाज आगे आए कि ऐसा चीज़ ना हो, इससे बचे। सर, आप बोल रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा तो इसको बना लिया गया है। विपक्ष जहां बोल रहा है हमलावर है, वहीं एनडीए भी इस पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। देखिए, जितिन राम मांझी का सर एक बयान था कि गिरफ्तार कुछ लोग हुए हैं और गिरफ्तारी में जो है 12 लोग यादव हुए हैं। तो यादव पे उन्होंने बिना नाम लेते हुए तंज कसाया महागठबंधन पे। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब हिंदुस्तान में जाति प्रथा है और जब भी कोई घटना होगी तो पीड़ित और आक्रांता किसी न किसी जात के होंगे, तो इसको जातीय रंग देना उचित नहीं है। लेकिन ये निश्चित ही ये बातें आती हैं कि जो कोई ऐसा करता है, जो गिरोह किसी जात का हो, अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। उस गिरोह को करके ये सरकार का काम है देखना कि सरकार भी इसको जात के रूप में न देखे, सरकार इसको एक अपराध के रूप में देखे और इसको अत्यंत इसको अपराधियों को सलाखों के पीछे फास्ट ट्रैक करके कड़ी सजा दे। सरकार जब करेगी तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन सरकार भी अगर नहीं करेगी तो सरकार के सुशासन बाबू के इम्प्रेशन, रेपुटेशन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। सर, आप काफ़ी सीनियर विशेषज्ञ हैं, अब बिहार की राजनीति को भी भांप रहे हैं। जिस तरीके से कल मोदी कैबिनेट में वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी दी गई है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है?
देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सैद्धांतिक तौर पर एक बहुत अच्छी बात है कि आप सोचिए कि ये जो पूरे तरह से देख लें तो देश सालों भर चुनावी मोड में रहता है, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। तो निश्चित ही ऐसे में देश इलेक्शन मोड में रहता है, तो सारे संसाधन पुलिस फोर्स चले आते हैं, तो बड़ी संसाधन सरकार का खर्च होता है, लोगों का संसाधन खर्च होता है, और इसके साथ ही विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, सरकारी कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए सैद्धांतिक रूप में तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके सिद्धांत के अलावा, प्रिंसिपल के अलावा, इसके प्रैक्टिकलिटी पर भी, इसके प्रायोगिकी पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये कैसे अचीव करेंगे, सब एक तरह हो। और आज के समय में इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स का जो पुराना ढर्रा चला रहा है, ये केवल वन नेशन वन पोल्स जुमला नहीं साबित हो, और अगर सीरियसली कहें तो ऐसे जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सारा एक चीज़ करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में देखेंगे कि भाई नौकरी करने वाले लोग का, तो नौकरी करने वाले लोगों को सरकार में इलेक्शन लड़ने के लिए कानून में मनाही है, लेकिन लेक्चर प्रोफेसर लड़ सकते हैं, तो कहीं ना वो भी नौकरी करते हैं। तो ये या तो समानता हो, या तो सभी लोग करें या वो ना करें। इसके साथ ही आप देखेंगे विदेश में, अमेरिका वगैरह में, कोई अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो उसको ये डिक्लेयर करना होता है कि उसकी रोजी रोटी क्या है, क्योंकि रोजी रोटी अगर नहीं होगा तो आप राजनीति में आएंगे तो राजनीति से पहले रोजी रोटी तलाशेंगे राजनीति में, और उसको वो कहीं ना कहीं वो उसको भ्रष्टाचार का जनक होगा, जरिया बना होगा। इसलिए आप अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, किसी अगर पार्टी के आप कार्यकर्ता बनते हैं, तो आपको डिक्लेयर करना होना चाहिए, तो होता है अमेरिका वगैरह में, कि आपकी रोजी रोटी क्या है। और यहाँ है कि नहीं, कोई अगर नौकरी करते हैं तो उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, कोई अगर लाभ का है पर नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इसको भी लेकर के, सारी चीज़ों को लेके कि सारे चुनाव में सारे संसाधन सरकार के लग जाते हैं, व्यक्ति का लग जाता है। चुनाव लड़ना बहुत खर्चीला हो गया है। चुनाव लड़े तो सरकार ही संसाधन दे, ये महत्वपूर्ण था कि अच्छे लोग भी सामने आए, नहीं तो बालू माफिया, शराब माफिया, अन्य शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, यही लोग चुनाव में आएंगे और चुनाव में संसाधन के साथ करेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, और ये केवल वन नेशन वन पोल्स सैद्धांतिक तो अच्छा है, ये जुमला साबित नहीं हो कि सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, जिसे सरकार थोपे नहीं, सरकार सिविल सोसाइटी और स्टेक होल्डर से राय ले ले, और राय शुमारी के बाद एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि समाज में उबाल नहीं आए, और समाज में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जड़ें भी नहीं प्रभावित हों, और हमारे सरकार का संसाधन भी बचे, जनता भी ठीक से रहे, और विकास कार्य भी प्रभावित न हो। सर, एक आखिरी मुद्दा है। तेजस्वी यादव की यात्रा कल खत्म हो गई, परसों खत्म हो गई, और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत है। लालू यादव दिल्ली में बैठ के इसको उद्घाटन किए हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कितनी बढ़त इससे मिल सकती है? देखिए, यात्रा उन्होंने जो किया था वो अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था, और लोकतंत्र की जड़ें तभी मजबूत होगी जब राजनीतिक पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से संवाद करे रेगुलर। तो ये ऐसी संवाद होनी चाहिए। आप फर्स्ट हैंड आप कांटेक्ट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, क्या समस्याएं हैं, और कार्यकर्ता जनता जुटे रहते हैं, तो आपको जन संवाद एक ढंग से हो गया इंडायरेक्ट रूप में, और जनता की समस्या आपको मालूम चलती है, ताकि जनता के समस्या को आप निराकरण करते हैं, आपको बहुत सारे समस्याएं मालूम होते हैं, और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने में, और आपको अपने मैनिफेस्टो बनाने में, और आपको अपने कल्याणकारी कार्य बनाने में, इसको सब अच्छा चीज़ होता है। इसलिए यात्रा जो लोग भी करें, यात्रा एक लोकतंत्र में एक लोकप्रिय चीज़ है और अच्छी चीज़ है। यात्रा करें। मैं तो कहूँगा कि वो जनता के बीच में भी यात्रा करें जो करते आए हैं, और जनता के बीच में उनकी पैठ होगी। और आज के दिन में देखिएगा तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। कारण ये कि इतने नेता हैं, तेजस्वी यादव एकमात्र नेता हैं जिनके की भाषा में संयमित है, किसी के प्रति कोई दुराव का भाषा उपयोग नहीं करते हैं। नीतीश जी को भी नीतीश चाचा कहते हैं, और देखिए लोग क्या कहते हैं, लोग उनके साथ तुम तड़ा करते हैं। प्रशांत किशोर जी को भी देखिए, जो भी हो, तो वो युवा हैं, राज्य के भविष्य हैं। एक सेक्शन ऑफ जनता उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, और उन जनता से उनका संवाद करना का जरिया यात्रा होता है। क्योंकि आप जब अपने घर में बैठे हैं तो सभी से नहीं मिल सकते हैं, तो आप अगर जाते हैं, मैं तुम्हारे पेशे चिकित्सक हूँ, आजकल हमारे में भी हेल्थ में है कि हेल्थ एट योर डोर स्टेप्स,
मतलब स्वास्थ्य सुविधा आपके दरवाजे तक जाए। तो वैसे ही शीर्ष नेतृत्व और सरकार आपके द्वार, तो वही भावी नेता के तेजस्वी यादव है, वो अगर जनता के बीच में जाते हैं तो हमें लगता है कि इसका फ़ायदा तो चुनाव में तो मिलेगा ही मिलेगा, समाज को भी फ़ायदा मिलेगा और उनकी अपनी एक्सपीरियंस बढ़ेगी और उनके जो आगे जो उनके जो एम्बिशंस हैं, ये सब है, उसमें भी एक कारगर साबित होगा। सर, अब ये चूंकि मेरा आखिरी मुद्दा था, लेकिन आपने प्रशांत किशोर का नाम ले लिया है, तो प्रशांत किशोर अभी बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके समझिए तो उनका नाम हो रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित ही प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में नाम कर रहे हैं, समाज में चर्चा है, हम और आप बात कर रहे हैं। और उनका भी देखिएगा, लोकतंत्र में उन्होंने अपनी राजनीतिक पाली पद यात्रा से शुरू की थी। तो पद यात्रा इतने हज़ार किलोमीटर जा करके जनता के बीच में डायरेक्ट कनेक्ट करके जनता की समस्याओं को, जनता की आकांक्षाओं को रीड किया, ताकि वो अब जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव पार्टी को करके, तो एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी जो कार्यकर्ता की उपेक्षा करते थे, वो अब कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं। जो पुराने गए कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं। एक नई पाली का, एक नए कल्चर का, नई संस्कृति का शुरुआत करा रहे हैं कि अन्य जो पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बिहेव करती थी और अपने आप को सुप्रीमो साबित करती थी, वो भी कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं। हो सकता है इसी कड़ी में इसी कड़ी में अन्य नेता जैसे कि तेजस्वी यादव भी यात्रा किए होंगे, तो उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं, तो उन्हें एक कल्चर दिया और कहीं ना कहीं उनके चीज़ों से सकारात्मक चीज़ें आ रही हैं। समाज के इंटेलेक्चुअल वहाँ से जुड़ रहे हैं और वो व्यक्ति आज भी अगर देखेंगे तो किसी जाति विद्वेष और धार्मिक उन्माद की बातें नहीं करता है। वो आदमी बिहार के विकास की बात करता है। लेकिन भविष्य में क्या साबित होगा, ये तो हमारे यहाँ जात पात इतनी लंबी चीज़ें हैं कि कितना वो जाति चीज़ें तोड़ पाएंगे तो नहीं कह सकते हैं। आज के दिन में चर्चा का विषय है, आज के दिन में सारी आंखें उन पर हैं और उनका देखिए, उनका सोच भी क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। देखिए, 2 चुनाव, एक पूर्णिया का चुनाव और एक पूर्णिया के शंकर सिंह का जीतना लोकसभा का चुनाव, रुपौली, दोनों चुनाव ने साबित किया है कि जनता तीसरे विकल्प के तलाश में है। अब ये तीसरा विकल्प कौन होगा, ये लोकतंत्र में जनता तो साइलेंट रहती है, वो साइलेंट रहेगी। तीसरा विकल्प ये हो सकते हैं, अगर देखिए अल्पसंख्यकों पर उनका बहुत ध्यान है, तो अगर देखिए अल्पसंख्यक को क्या चाहिए, उनको चाहिए अल्पसंख्यकों को जो भाजपा को हरा सके उसको वो वोट देगी। तो पप्पू यादव को लगा कि नहीं, ये भाजपा को हरा सकते हैं, तो पप्पू यादव को वोट दिया, रुपौली में वोट दिया। तो अगर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी एक वायबल अल्टरनेटिव के रूप में खड़े होते हैं कि पप्पू यादव को हरा सकते हैं, तो निश्चित ही अल्पसंख्यक भी जाएंगे, बहुसंख्यक भी जाएंगे और बहुत लोग जाएंगे। लेकिन समय के गर्भ में है, क्या होगा आज के दिन में निश्चित चर्चा का विषय है और उनके सिद्धांत थॉट्स क्लियर हैं। वो अभी सत्ता में नहीं रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई नेगेटिव पॉइंट अभी नहीं है। और बोली में देखिए बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। उन्होंने एक चीज़ कहा कि मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो शराबबंदी 1 घंटे में ख़त्म करूँगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सही या गलत है, तो समाज को तय करना है, लेकिन उनके थॉट्स तो इतने क्लियर थे कि उन्होंने कोई इसमें लाव लपटे। आज के देखिए, अगर साथ रहते हैं कहीं पर नीतीश जी किन्हीं पार्टी के साथ रहते हैं, तो वही पार्टी शराबबंदी के फेवर में गुणगान करने लगती है सत्ता के लोभ में, तो अपनी सिद्धांत तो रहता नहीं है। इसलिए कम से कम एक व्यक्ति बेबाकी से बोलता है, गलत या सही, वो एक जनता निश्चित ही इसको अप्रिशिएट करती है। अब ये सपोर्ट, ये वोट में परिणत होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की और कितनी बारीकी से इन्होंने जवाब दिया, ये आप सभी ने देखा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।